हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड भाषा शिक्षण का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है भाषा विकास में बोलने व सुनने की भूमिका कि श्रवण और मौखिक जो कौशल है उनकी क्या भूमिका है भाषा के विकास में। पहला देखते हैं श्रवण कौशल के विकास की शिक्षण विधियाँ। श्रवण कौशल का जो विकास है उनके लिए हम कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें पहली विधि है कक्षा शिक्षण विधि। कक्षा शिक्षण में जो है वो देखते हैं शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश देकर बाल गीत, काव्य पंक्तियाँ पढ़ाना, कहानी सुनाना, प्रशंसा, अभिव्यक्ति करना, यानी कि कक्षा शिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को यहाँ पे इंगित किया गया है कि जिसमें सस्वर वाचन होता हो, यानी कि सामने से शिक्षक जो है वो बोलता हो और सारे विद्यार्थी सुनते हो। इससे श्रवण कौशल विकसित होता है और बच्चे सुनकर पाठ को समझते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि शिक्षक कक्षा में आदेश निर्देश देते हैं, बाल गीत सुना रहे हैं, काव्य पंक्तियों को पढ़कर सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे इन सब चीज़ों को सुनते हैं और उनमें शिक्षक के प्रति और शिक्षण के प्रति श्रवण की क्षमता उत्पन्न होती है। दूसरी है पाठ्य सहगामी क्रियाएं व गतिविधियाँ। कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। कविता को जब सुनाएंगे, ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है, आपको पता ही है पाठशाला में विद्यालय में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अक्सर होती रहती है। कविता वाचन है, आशु भाषण है, वाद विवाद है। इस प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा बालकों में श्रवण कौशल का विकास होता है। कक्षेतर गतिविधियाँ, थर्ड पॉइंट है हमारा। कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और श्रवण शक्ति का सुधार होता है। यानी कि ये सब जो ऊपर गतिविधियाँ हमने पढ़ी है ये तो थी कक्षा के भीतर होने वाली क्रियाकलाप, और अब हम बात कर रहे हैं कक्षेतर यानी कक्षा से बाहर होने वाले, यानी कि चाहे वो विद्यालय संबंधित हो, विद्यालय के कई प्रोग्राम है, या फिर बच्चे जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई सारे विद्यालय मिलकर एक बड़े स्तर पर या वहाँ पे जाकर अपना प्रोग्राम देते हैं, अपने कई प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो कक्षेत्र गतिविधियों में आती है। तो इनमें भी बच्चा सजग रहता है, सजग रह करके सुनता है और समझता है। इस प्रकार से श्रवण कौशल का विकास होता है। अब हम कुछ श्रवण के दोष देखते हैं कि श्रवण में कुछ दोष हो सकते हैं, वो किस प्रकार से हैं वो हम देखेंगे। वंशानुगत के कारण हो सकते हैं, यानी कि श्रवण में वंशानुक्रम के अनुसार भी दोष हो सकते हैं। जैसे कि किसी के पूर्वजों में कोई दादा परदादा या पिता या घर में कोई भी सदस्य जिसके श्रवण में दोष हो, सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बच्चे में आ सकती है। इसे वंशानुगत कह सकते हैं हम। जैसे कहते हैं हेरिडिटी है, इनके सब लोगों को कम सुनाई देता है या गलत सुनाई देता है। कई बार नहीं होता है कि कई बच्चे को हम स बोल रहे हैं और वो फ सुन रहा है, बोलने में भी ये चीज़ आती है और सुनने में भी इस प्रकार के दोष होते हैं। तो जो आपके परिवार में चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो वंशानुगत होते हैं। इसी प्रकार से हैं पारिवारिक अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है।
परिवार में अशांति होना, परिवार में चिड़चिड़, लड़ाई, इस प्रकार के जो माहौल होता है उसके कारण भी बच्चे में श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। बच्चे एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं और हमेशा बच्चे जो है पारिवारिक कलह के अंदर फंस के रह जाते हैं और वो किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, अपना ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार से श्रवण दोष पैदा हो जाता है। फिर आगे, चोट लगने या दुर्घटना के कारण भी श्रवण इंद्रियों पर असर हो जाता है कि बालक को किसी प्रकार की कभी कोई चोट लग गई हो या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो गई हो जिसके कारण उनकी सुनने की जो अपनी श्रवण इंद्रियां होती है उनमें कोई चोट लगी हो तो वो श्रवण दोष को उत्पन्न करता है। अंतर्मुखी होना, आपने देखा होगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्तित्व है मतलब व्यक्ति के। तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है, अंतर्मुखी जो बालक होता है वो अपने मन में ही रहता है, किसी की ना सुनता है ना किसी से बात करना पसंद करता है, वो एकाग्रचित्त रहकर अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो इस प्रकार जो अंतर्मुखी प्रकार के बालक होते हैं वो भी सुनने में अपना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ना वो किसी से बात करना चाहते हैं ना किसी से सुनना चाहते हैं। फिर है संतुलित भोजन का ना मिलना, किसी प्रकार के संतुलित भोजन का न मिलना भी इस प्रकार की परेशानी को उत्पन्न करता है, श्रवण में दोष उत्पन्न करता है। अत्यधिक मानसिक अंतर्द्वंद के चलते बालक बाहरी आवाज़ सुनता ही नहीं है। कि मानसिक अंतर्द्वंद में है बालक, मानसिक रूप से कुछ सोच रहा है, अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, तो वो अपनी ही एकाग्रता में, एकाग्रचित्तता में हमेशा मस्त रहता है, हमेशा उसी में व्यस्त रहता है और बाहर की कोई भी आवाज़ें सुनता ही नहीं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को हम कि वो बच्चा कोई खेल खेल रहा है या किसी चीज़ को देख रहा है या कुछ सोच रहा है और हम आवाज़ लगाते ही रहते हैं, वो बच्चा सुनता ही नहीं है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। आगे है दूसरा हमारा जो कौशल है, बोलने या मौखिक कौशल। बोलना जो है वही मौखिक रूप से होता है, क्योंकि बोलता कैसे है बच्चे, मौखिक रूप से बोलता है, मौखिक कार्य करता है, बोलना कहते हैं। तो उस कौशल की विधियां हम देखते हैं कि सर्वाधिक अपनी अभिव्यक्ति हेतु इसी कौशल का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रेजेंट करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना। तो आप सबसे ज़्यादा अपनी बात को कैसे कहते हैं, आप हर बात को लिख के थोड़ा ना देते हैं किसी को, या हर बात को आप और किसी माध्यम से नहीं देते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति बोलकर ही करता है। हम अपनी बात को बोलकर ही बताते हैं, अपने मन की बात बोलकर ही बताई जाती है। सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सबसे पहले बच्चा बोलना भी नहीं सीखता, हम ये भी नहीं कह सकते कि सबसे पहले बोलना सीखता है, क्योंकि सबसे पहले बोलना नहीं सीखता है। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वो सबसे पहले सुनने लगता है। बाहर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आ रही है या किसी की वैसे बोलने की आवाज़ आ रही है, वो समझे या ना समझे पर उसको सुनाई देता है। आपने देखा होगा बच्चे के पास हम झुनझुना बजाते हैं तो वो सुनता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले सुनने की क्रिया होती है और सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है, क्योंकि वो सुनेगा माँ पहला शब्द, तो बच्चा उसको रिपीट करेगा माँ। ऐसे करके जब बच्चे सुनते रहते हैं धीरे धीरे, तो वो उनको अनुकरण द्वारा सीखते रहते हैं। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे गए कौशल होते हैं। सुनना और बोलना बच्चा घर पर ही सीख जाता है, क्योंकि 1 साल का बच्चा कुछ शब्द बोलने भी लग जाता है और सुनने तो सब कुछ लग जाता है। फिर है जिन्हें श्रेष्ठ पाठशाला बनाती है। सबसे श्रेष्ठ पाठशाला, सबसे पहली पाठशाला विद्यालय होती है और श्रेष्ठ जो है वो परिवार होता है। सबसे पहली पाठशाला परिवार होता है, परिवार से बच्चा सबसे पहले सीखता है और इनको श्रेष्ठ यानी कि इनमें श्रेष्ठता विद्यालय द्वारा, पाठशाला द्वारा आती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। तो मौखिक और लिखित, जिसे मौखिक रूप से मुंह से बोला जाता है, बोलकर एक दूसरे से बात करी जाती है, सुना जाता है, वो मौखिक होता है। और हम लिख के किसी को देते हैं जिसको सामने वाला पढ़ता है, ये लिखित रूप होता है।
मौखिक कौशल को निम्न तत्व प्रभावी बनाते हैं। मौखिक कौशल को प्रभावी बनाने वाले तत्व देखिए। शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण करने से हमारा जो मौखिक कौशल है वो प्रभावी बनता है। कि अगर आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं सबसे पहले, तो सामने वाला उसको गलत ही सुनेगा, गलत ही समझेगा और वो गलत पढ़ लेगा, और आपका जो उच्चारण है वो हमेशा के लिए गलत ही हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले शुद्ध उच्चारण का होना अति आवश्यक है। विचारों में क्रमबद्धता। विचारों में क्रमबद्धता से मतलब है कि किसी भी लाइन को, किसी भी पंक्ति को हम बोल रहे हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से बोलिए। जैसे कि कहा जाए मेरा नाम राम है या मेरा नाम राम है, तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आप बोल रहे हो तो सामने वाला सही समझ रहा है। लेकिन इसको ऐसे बोला जाए कि मेरा है नाम राम, तो आप उसको नहीं समझोगे। इसलिए विचारों में, बोलने में क्रमबद्धता होनी अति आवश्यक है। फिर है उचित अनुपात, बलाघात और गति, कविता आदि। जैसे कि उचित अनुपात, बलाघात और गति। शब्दों की उचित बलाघात होना चाहिए, उचित अनुपात होना चाहिए और उचित गति होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो प्रभावी नहीं होता है, शिक्षण प्रभावी नहीं होता है, मौखिक कौशल प्रभावी नहीं होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, जैसे कि अरे सांप आ गया, नॉर्मली आपने बोला तो इतना ये चीज़ सुनने में मतलब थोड़ा नॉर्मल लगा, पर इसी चीज़ को हाय इतना बड़ा सांप, तो वो चीज़ उस लेवल की है। शेर आ गया तो आप नॉर्मली थोड़ा ना बोलोगे शेर आ गया, वो उठ के भी नहीं भागेगा। लेकिन उसके लिए कोई चिल्ला के बोलेगा अरे शेर आ गया है, अरे शेर आ गया है, तो लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित जरूर होगा। इस प्रकार से जैसे कविता हम बोलते हैं, तो कविता में झांसी की रानी की कविता पढ़ा रहे हो और उसको आप नॉर्मल पढ़ा रहे हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरीके से, तो बच्चों में ना उत्साह होगा, ना उसके प्रति रुचि होगी, ना कोई भावना जागृत होगी। लेकिन अगर आप उसको जैसे अपने बलाघात में उचित गति लय के अनुसार पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को पढ़ते पढ़ते ही अपने देश के प्रति बलिदान जो उन्होंने किया, वीरता का, और जिसको कहते हैं रस, ओज रस आदि, उनमें बच्चे में अपने आप ही पैदा हो जाता है। इस प्रकार से तत्वों को इन तत्वों के द्वारा मौखिक कौशल को प्रभावी बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।